हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फेवलस पर। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार में हम आज शुरू करने वाले हैं मध्यकालीन मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार। ठीक है, तो मध्यकाल संबंधी जो भी आपके साहित्यकार हुए इनका जो संबंध है वो किससे रहा है? मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के मध्यकालीन मध्यकालीन कौन साहित्यकार? तो मध्यकालीन जो साहित्यकार हैं इनमें जो प्रमुख रूप से आते हैं वो चार कवि को रखा गया है। ठीक है, चार कवि में जो पहले आते हैं वो है आपके आचार्य केशवदास। आचार्य केशव, ठीक, ये केशवदास बोल रहे हैं, केशवदास, आचार्य केशवदास। दूसरे जो कवि हैं हमारे वो है भूषण। भूषण। तीसरे जो कवि हैं वो है कवि पद्माकर। कवि पद्माकर। कवि पद्माकर के बाद जो चौथे कवि आते हैं जो परमार वंश के प्रतापी राजा भी हुए हैं, कौन? राजा भोज। मध्य प्रदेश के मध्यकालीन साहित्यकार में चार व्यक्तियों या चार कवियों का नाम बड़े ही आदर और सम्मान से लिया जाता है, जिसमें पहले है आचार्य केशवदास, दूसरे हैं भूषण, तीसरे हैं कवि पद्माकर और चौथे हैं राजा भोज। तो हम पहले बात करते हैं किसके बारे में? आचार्य केशवदास के बारे में। तो केशवदास के बारे में अगर बात करें हम तो केशवदास जी का जो जन्म है वो बताया जाता है कि 1555 के आसपास ओरछा में हुआ था। अब ओरछा है ये किस जिले का भाग है वर्तमान में? ये निवाड़ी का भाग है। तो ओरछा में इनका जन्म हुआ, लेकिन उसके साथ में ही ओरछा में हुआ था। तो ओरछा में क्या हुआ था? राजवंश चलता था। तो ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह, ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के ये क्या थे? दरबारी कवि। दरबारी कवि। अगर पूछते हैं यहां से क्वेश्चन आपसे कि भैया आचार्य केशवदास है, कौन है? आचार्य केशवदास। तो आचार्य केशवदास किसके दरबारी कवि हैं? तो ये आपके राजा इंद्रजीत के दरबारी कवि हैं। अब ये जो केशवदास हैं, ठीक है, ये जो कवि थे ये किस भाषा के थे? तो ये आपकी ब्रज भाषा के कवि थे। कौन सी भाषा के? ब्रज भाषा के कवि थे। अब ब्रज भाषा कवि होने के साथ में ही जब केशवदास का जो साहित्य रचनाएं थी तो उस समय ये उद्भव हुआ था किस काल का? रीति काल। तो अगर क्वेश्चन आता है कि रीति काल के पहले कवि कौन है, तो रीति काल के प्रथम कवि, रीति काल के जो प्रथम कवि है वो भी किसे माना जाता है? वो आचार्य केशवदास को माना जाता है। ये चीजें हो रही है किसके बारे में? केशवदास जी के बारे में, कि जन्म 1555 में ओरछा निवाड़ी में हुआ था। ओरछा के ही नरेश इंद्रजीत सिंह उनके दरबारी कवि हुआ करते थे। और इनको क्या कहा जाता है? इन्हें, हाँ, एक पॉइंट और आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन्हें कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत ये तो सभी को पता है। और कठिन काव्य प्रेत के साथ में एक और नाम दिया जाता है इन्हें, हृदयहीन कवि। क्या बताया जाता है? हृदयहीन कवि। तो दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है कि कठिन काव्य का प्रेत तो बोल दिया आचार्य केशवदास को, लेकिन उसके साथ में हृदयहीन कवि भी अगर पूछते हैं वो किसका नाम बता देना है? केशव। क्योंकि इनकी जो रचनाएं हुआ करती थी उसमें इतनी क्लिष्टता, इतनी जटिलता हुआ करती थी उनमें, जिसके कारण इनको ये संज्ञाएं दी गई है कि कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि। अब जो इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रमुख रूप से कौन कौन सी ये देख लेते हैं हम लोग। तो प्रमुख रचनाएं हैं हमारी, वो है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया। उसके साथ में एक आती है कवि प्रिया। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला। क्या नाम है? छंदमाला। उसके बाद में रामचंद्रिका। रामचंद्रिका। उसके बाद ही क्या? जहांगीर। रस चंद्रिका। जहांगीर रस चंद्रिका।
तो रसिक प्रिया हुई, कवि प्रिया हुई, उसके साथ में क्या हुआ, छंदमाला, छंदमाला के साथ में ही क्या भैया, ये रामचंद्रिका, रामचंद्रिका के साथ में ही क्या, जहांगीर रस चंद्रिका। और फिर आता है आपके किसके चरित्र के बारे में बताया था, वीर सिंह देव चरित्र के बारे में बताया, ठीक है। तो वीर सिंह देव, तो वीर सिंह देव चरित्र, तो वीर सिंह देव चरित्र ये इनकी प्रमुख क्या हुआ करती थी, रचनाएं हुआ करती थी, ठीक है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ये हम पढ़ रहे हैं आचार्य केशवदास के बारे में। और इनकी एक जो सर्व प्रमुख रचना अगर एक मानी जाती है तो वो रामचंद्रिका तो देखिए, लेकिन उसके साथ में एक और रचना है यहाँ पर, उसका नाम है विज्ञान गीता, विज्ञान गीता। तो विज्ञान गीता किसकी रचना है, तो ये भी आपकी केशवदास की रचना है, ठीक है। एक और रचना याद रखना है पर, रतन बावनी, रतन बावनी, रतन बावनी, ये प्रमुख रचनाएं हो गई भैया। ये किसके बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, केशवदास के बारे में, ठीक है। कि आचार्य केशवदास का जो जन्म है वो 1555 में ओरछा में हुआ। ओरछा के जो राजा थे इंद्रजीत, ये इनके फिर दरबारी कवि, इन्होंने इनको केशवदास को बनाया। ये ब्रज भाषा के कवि थे और रीतिकाल के पहले कवि, रीतिकाल के जो पहले कवि वो आचार्य केशवदास है। इनमें इनकी जो रचना उसमें क्लिष्टता हुआ करती, जिसके कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत और उसके साथ में ही क्या कहा जाता है, हृदयहीन कवि कहा जाता है, ठीक है। प्रमुख रचनाओं में ध्यान रखना है, पहले तो दो क्या है, प्रिया, प्रिया है तो रसिक प्रिया और कवि प्रिया, ठीक है। तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ठीक है, ये तो ठीक है, और छंदमाला भी ठीक है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर पूछ ले सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, तो वो कौन सी है, रामचंद्रिका है। और रामचंद्रिका के बाद फिर कौन सी है, जहांगीर रस चंद्रिका। क्या नाम है, जहांगीर रस चंद्रिका। और उसके साथ में ही ये कौन सी है आपकी, विज्ञान गीता, ठीक है। ये याद रखना है कि रामचंद्रिका हो गई है, जहांगीर रस चंद्रिका हो गई, विज्ञान गीता हो गई है, उसके साथ में रतन बावनी हो गई है, और आपके वीर सिंह देव चरित्र हो गई। ये सब प्रमुख रचना है। ये किसकी हैं, तो ये आचार्य केशवदास की है। अब हम आगे बात करते हैं, और बात करते हैं किसकी, भूषण जी की, ठीक है। भूषण, अब भूषण है तो भूषण के जो मूल नाम है उसके बारे में कुछ अभी ठीक से कुछ जानकारी प्राप्त नहीं है, ठीक है। इसलिए इनका मूल नाम एक तरीके से क्या है, अज्ञात है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है। तो भूषण जी है वो किस काल के कवि हैं, अभी कौन सा काल चल रहा है आपका, ठीक है, ये रीतिकाल चल रहा है। तो ये कौन से काल के भैया, तो ये रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। अब रीतिकाल के प्रमुख कवि है तो इनका जो समय काल हुआ करता था वो हुआ करता था 1613 से लेकर 1715 ईस्वी के बीच में इनका समय काल रहा। और जो भूषण जी थे ये किस भाषा, किस रस के कवि थे, तो ये वीर रस के कवि थे, किस रस के, वीर रस के कवि थे। अब जो भूषण जी है इनका मूल नाम तो पता नहीं, लेकिन ये भूषण क्या है फिर, तो ये भूषण क्या है, एक उपाधि है, उपाधि का नाम क्या है, भूषण। और ये जो भूषण उपाधि है इसके जो प्रदान करने वाले व्यक्ति है वो कौन है, तो ये है आपके चित्रकूट के, चित्रकूट के सोलंकी राजा, सोलंकी राजा, राजा का नाम है रुद्र प्रताप, रुद्र प्रताप। तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र प्रताप के द्वारा एक भूषण की उपाधि दी गई, और किसको दी गई, एक व्यक्ति को, जो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, वो आपके भूषण कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। तो ये किसके बारे में, भूषण के बारे में। अब ये जो भूषण जी हुआ करते थे, इनकी जो रचनाएं हुआ करती थी उसमें क्या हुआ करता था, देश प्रेम, ठीक है। कौन सी भावना, देश प्रेम और स्वाधीनता, ठीक है। तो स्वाधीनता और देश प्रेम, देश प्रेम पूर्ण रचनाएं करने के कारण, रचनाएं करने के कारण, क्या भैया, फिर करने के कारण। तो स्वाधीनता और देश प्रेम पूर्ण रचनाएं करने के कारण आपके जो भूषण जी है ना, इनको क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है रीतिकाल का दिवाकर। भूषण को
रीतिकाल का दिवाकर कहा जाता है। रीतिकाल का दिवाकर किसे कहा जाता है? तो रीतिकाल का जो दिवाकर है वो भूषण जी को कहा जाता है। अब ये आपका रीतिकाल का दिवाकर तो ठीक है, लेकिन दिवाकर क्या? ये दिवाकर एक आपका पर्यायवाची शब्द और इसका अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, और क्वेश्चन भी पूछ ले कि आपका भैया रीतिकाल का सूर्य, रीतिकाल का दिवाकर किस कवि को कहा जाता है? तो वो आपके भूषण जी को कहा जाएगा। ये प्रमुख बातें हो गई किसके बारे में? भूषण जी के बारे में हो गई। अब इनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हुआ करती थी, अब समय काल देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग, है ना। ये यहाँ पर 1613 से 1715 के पास में मुगल राजवंश चल रहा था, लेकिन उसी के साथ में क्या है, दो महान व्यक्तित्व भी इस समय लड़ाई लड़ रहे थे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध। एक थे आपके शिवाजी, मराठा राज्य के संस्थापक, और दूसरे थे आपके पन्ना राजवंश के अंतर्गत प्रमुख, ठीक है, व्यक्ति कौन? महाराजा छत्रसाल। तो उनके आसपास ही इनका समय काल हुआ करता था। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हुआ करती थी उसमें जो पहला है वो कौन सा है? शिवा बावनी। शिवा बावनी। फिर आता है छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक। एक है इनकी शिवराज भूषण। ये शिवराज भूषण। इसके बाद इनकी प्रमुख रचना है भूषण हजारा। भूषण हजारा। और एक और रचना है भूषण उल्लास। भूषण उल्लास। ये प्रमुख रचनाएं हो गई भैया किसके बारे में? ये भूषण जी के बारे में हो गई। तो दो कवि हम यहां पर पढ़ रहे हैं, किसके बारे में? एक आचार्य केशवदास और दूसरे हैं आपके कवि भूषण। ठीक है, देख लेते हैं यहां पर कि मध्यकालीन साहित्यकारों में जो चार नाम आते हैं उसमें आचार्य केशवदास है, भूषण है, कवि पद्माकर है, राजा भोज है। इसके पहले प्राचीन साहित्यकार जो हमने पढ़े उसमें किसको पढ़ा था? उसमें हमने कालिदास को पढ़ा था, भर्तृहरि को पढ़ा था, भूति को पढ़ा था और बाणभट्ट को पढ़ा था। वो प्राचीन मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं, ये मध्यकालीन मध्य प्रदेश का साहित्यकार है। पहले हैं आपके आचार्य केशवदास, दूसरे हैं भूषण, तीसरे कवि पद्माकर, राजा भोज चौथे। तो पहले बात कर रहे हैं आचार्य केशवदास का जन्म 1555 में ओरछा में हुआ था, और ओरछा निवाड़ी जिले में आता है वर्तमान में। उस समय ओरछा के जो राजा थे वो कौन थे? इंद्रजीत सिंह। और इंद्रजीत सिंह ने आचार्य केशवदास को क्या बनाया था? अपना दरबारी कवि। अगर पूछ ले आचार्य केशवदास किसके दरबारी कवि थे, तो राजा इंद्रजीत सिंह के ये दरबारी कवि हुआ करते थे। अब उस समय जो भाषा चल रही थी, ठीक है, प्राचीन काल के अंतर्गत जो कवि हमने पढ़े, साहित्यकार पढ़े, वो हमने सिर्फ संस्कृत भाषा के देखे थे। लेकिन अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है कि मध्यकाल जब आता है तो उस समय जब रीतिकाल शुरू होता है तो वहां पर जो काव्य की जो प्रमुख भाषा है वो क्या हो जाती है? वो भाषा हो जाती है ब्रज भाषा। ठीक है, तो ये आपके ब्रज भाषा के कवि हैं और रीतिकाल के प्रथम कवि। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि रीतिकाल के प्रथम कवि का नाम बताइए, तो आचार्य कौन? केशवदास है। कठिन काव्य का प्रयोग तो ठीक है पता है, लेकिन हृदयहीन कवि किसे कहा जाता है? तो हृदयहीन कवि किसे कहा जाता है? आचार्य केशवदास को कहा जाता है। अब प्रमुख रचनाएं देख लो, ठीक है, ये आपके रसिक प्रिया और कवि प्रिया। ठीक है, दो प्रिया है, एक रसिक प्रिया, दूसरा कवि प्रिया है। तो ये दोनों के दोनों रचनाएं ये मुक्तक काव्य है। ठीक है, मुक्त रचना है। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे जब हिंदी साहित्य तो उसमें और मिलेगा आपको मुक्त रचना है। ठीक है, या फिर आपका मुक्त काव्य के अंतर्गत आती है। और उसके साथ में आपका जो रामचंद्रिका और वीर सिंह देव चरित्र है, ये आपका किस में आता है? ये प्रबंध काव्य में आता है। और पूछ ले कभी ऑप्शन में कि कौन सी रचनाएं मुक्त काव्य के अंतर्गत आती है, कौन सी प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है, तो फिर वहां कंफ्यूज नहीं होना है कि रसिक प्रिया और कवि प्रिया है जो मुख्य रचनाएं हैं दो आपकी, वो आपके मुक्त काव्य के अंतर्गत आती है। रामचंद्रिका और उसके साथ में वीर सिंह देव का जो चरित्र का वर्णन किया गया है वो प्रबंध काव्य के अंतर्गत किया गया है। छंदमाला रचना है, जहांगीर रस चंद्रिका है, उसके साथ में विज्ञान गीता और रतन बावनी है। ये सब प्रसिद्ध रचनाएं किसकी हैं? आचार्य केशवदास की है। उसके बाद जो आते हैं भूषण जी, तो भूषण जी रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। पहले कवि हमने किसको माना? आचार्य केशवदास को, लेकिन प्रमुख कवि वो भूषण जी को माना है। इनका समय काल है वो देखिए यहाँ पर 1613 से लेकर 1715 के ईस्वी के आसपास बताया गया। भूषण किस रस के कवि है? तो भैया वीर रस के कवि है। ठीक है,
भूषण को उपाधि मिली, कौन सी? भूषण उपाधि मिली। किसने दी? चित्रकूट के राजा। कौन सा राजा? सोलंकी राजा। ठीक है, सोलंकी राजा कौन? रुद्र प्रताप। तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र प्रताप ने यहाँ पर भूषण उपाधि दी। व्यक्ति विशेष को भूषण के नाम से प्रसिद्ध हुए। भूषण काल को रीतिकाल का क्या कहा जाता है? दिवाकर कहा जाता है। दिवाकर का अर्थ होता है सूर्य, तो रीतिकाल का सूर्य कौन हुआ भैया? आपके भूषण जी हुए। प्रमुख रचना है, मैं पहले बता चुका हूं, दो सम्राट हुआ करते थे आपके, शिवाजी और दूसरे थे महाराजा छत्रसाल, उनके समकालीन थे। तो शिवाजी के संबंध में शिवा बावनी और शिवराज भूषण लिखी, छत्रसाल दशक लिखा, उसके साथ में भूषण हजारा और उसी के साथ में भूषण उल्लास। ये इनकी प्रमुख रूप से क्या हो गई? रचना हो गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कवि पद्माकर और राजा भोज। अब शुरू करते हैं हम कवि पद्माकर। कवि पद्माकर हैं, इनका जो जन्म समय काल है वो बताया जाता है भैया कि इनका जन्म यह हुआ था 1810, संवत 1810 में। लेकिन 1810 में ये जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बताया जाता है बांदा। बांदा ये उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। ठीक है, अब क्योंकि ये इसलिए लिखवाया जा रहा है क्योंकि कवि पद्माकर का नाम आने के बाद ही हमारे मन में ये जिज्ञासा जागती है कि एक कवि पद्माकर समारोह होता है तो वो सागर में होता है। वो कहाँ होता है? सागर में होता है। तो बस उस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि कवि पद्माकर हैं, ठीक है, उनका जन्म है वो संवत 1810 में बांदा यूपी में हो रहा है। और इनका जो संबंध है वो कहाँ से है? इनका संबंध आपके सागर से है, और सागर से होने के कारण ही सागर में ही क्या होता है? पद्माकर समारोह। कौन सा समारोह? पद्माकर समारोह होता है। ये हो गए भैया कवि पद्माकर के बारे में। अब उसके बाद मेन पॉइंट यहां पे सुनिए। अरे पूछता है कि रीतिकाल के अंतिम सर्वश्रेष्ठ कवि का नाम बताइए। इसका पहले पढ़ा था रीतिकाल के प्रमुख कवि आचार्य केशवदास। रीतिकाल के प्रमुख कवि वो कौन? भूषण। अब उसके बाद क्या? रीतिकाल के अंतिम सर्वश्रेष्ठ कवि। तो ये पॉइंट यहां ध्यान रखना है। तो रीतिकाल के अंतिम सर्वश्रेष्ठ कवि, सर्वश्रेष्ठ कवि इनको माना जाता है। अब रीतिकाल चल रहा है तो भाषा कौन सी चल रही थी यहाँ पर? भाषा कौन सी भाषा के कवि है? तो ये आपकी ब्रज भाषा के कवि है, ब्रज भाषा कवि। ये तो हो गए भैया इनका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं बताइए। इनकी प्रमुख रचनाएं हम देखते हैं। तो कवि पद्माकर की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें जो पहले नंबर पे आती है वो है आपकी कौन सी? गंगा लहरी। गंगा लहरी। गंगा लहरी के साथ में आती है यमुना लहरी। यमुना लहरी। यमुना लहरी के बाद आता है राग रसायन। राग रसायन। राग रसायन के बाद आती है जगत विनोद। जगत विनोद। उसके बाद आता है जय सिंह या जय सिंह विरुद्धावली। ये ध्यान रखना है यहां पर कौन सा विरुद्धावली है? जय सिंह विरुद्धावली है। और जय सिंह विरुद्धावली के बाद आती है प्रताप विरुद्धावली। प्रताप विरुद्धावली। उसी के साथ में एक और आ जाती है हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। और क्या? ये इनकी प्रमुख रचनाएं हो गई कि भैया गंगा लहरी, यमुना लहरी, ठीक है, राग रसायन, उसके साथ में जगत विनोद विरुद्धावली में आपका जयसिंह विरुद्धावली, प्रताप विरुद्धावली और हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। अब याद कैसे रखें? यहां पर याद कैसे रखना है तो वो ये ध्यान रख लीजिए आप लोग। गंगा और यमुना दोनों का क्या है? राग फैला हुआ है पूरे जगत में। तो यहाँ पे गंगा से गंगा लहरी, यमुना से यमुना लहरी। राग तो राग रसायन हो गया, राग फैला है जगत में, तो यहाँ हो गया जगत विनोद।
अब गंगा यमुना का जो राग है वो पूरे जगत में फैला हुआ है, तो इसका क्या होने लगा, विरोध होने वाला। ठीक है, तो विरोध में पहला जय सिंह विरुद्धावली हो गया, फिर प्रताप विरुद्धावली हो गया है, और फिर कौन हो गया, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली हो गया। ठीक है, ये विरुद्धावली मतलब ये विरोध करने वाले एक जय सिंह हो गए, एक प्रताप सिंह हो गए, दूसरे कौन हो गए, एक हिम्मत सिंह हो गए, एक बहादुर सिंह हो गए। तो बस चीजें यहाँ पे ध्यान रखें कि गंगा यमुना लहरी, ठीक है, गंगा लहरी यमुना लहरी, राग रसायन जगत विनोद, प्रताप विरुद्धावली जगत, उसके साथ में ही जय सिंह विरुद्धावली, और आखिरी में आता है हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। ये प्रमुख रचना है। ये किसके बारे में रचना है, ये कवि पद्माकर के बारे में। इनकी एक और रचना है, उस रचना के बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि भैया प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय, ये याद रखना है, प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय। एक और याद रखना, पद्मा करे तो पद्माभरण अगर पूछ ले आपसे कि पद्माभरण किसकी रचना है, तो ये पद्माभरण भी किसकी रचना है, तो ये कवि पद्माकर की रचना है। प्रबोध चंद्रोदय, और प्रबोध चंद्रोदय के साथ में आ जाती है आपकी कौन सा, वही पद्माकर से बनेगा आपका पद्माभरण। ठीक है, अब ये भैया आपके रीतिकाल के कवि खत्म हो गए, और उसके साथ में ही अगर हम इतिहास में देखें तो एक प्रसिद्ध राजा हुए, कौन, राजा भोज। राजा भोज, तो राजा भोज एक प्रसिद्ध विद्वान तो थे ही से। ठीक है, तो इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके पहले वाले जो इतिहास संबंधित वीडियो आए थे उनमें हमने देखा कि ये परमार वंश के राजा थे। ठीक है, और इन्होंने कहां पर शासन किया था, धार में यहाँ पर शासन किया था। तो इतना ज्यादा यहाँ पे इतिहास को नहीं खोलेंगे, हम साहित्य पढ़ रहे हैं तो साहित्य के साथ में ही जाएंगे। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रख लो कि ये परमार वंश धार के राजा थे और कवि। ठीक है, कवि एवं प्रसिद्ध विद्वान ये हुआ करते थे। ये इतना बता दिया। अब राजा भोज हैं, इनके द्वारा प्रसिद्ध रूप से जो रचनाएं की गई हैं उनमें जो आता है, इसमें आती है आपकी सरस्वती कंठा भरण। सरस्वती कंठा भरण यह आता है यहां पर। फिर आता है तत्व प्रकाश, क्या आता है, तत्व प्रकाश। फिर आता है चंपू रामायण, क्या आता है, चंपू, ठीक है, रामायण। तो पहले तीन रचनाएं देख लेते हैं कि सरस्वती कंठाभरण हो गई, उसके साथ में तत्व प्रकाश हो गई, और तत्व प्रकाश के साथ में ही कौन सी हो गई भैया, तो ये हो गई आप लोगों की चंपू रामायण। अब उसके साथ में ही आती है मुख्य रूप से श्रृंगार मंजरी। क्या नाम आता है, श्रृंगार मंजरी। अब श्रृंगार मंजरी ये तो है, लेकिन उसके पहले चा से कौन लगना, चारुचर्या। ठीक है, चारुचर्या है, उसके साथ में एक है श्रृंगार मंजरी। ये प्रसिद्ध रचना है श्रृंगार मंजरी। तो एक एक करके ध्यान रखना है कि सरस्वती कंठाभरण हो गया, तत्व प्रकाश हो गया है, ठीक है, या फिर कौन सा रामायण हो गया आपका, चंपू रामायण हो गया, या फिर चारुचर्या हो गया, या फिर श्रृंगार मंजरी हो गया। ये सब की सब जो रचना है किसकी है, ये राजा भोज की रचना है। ठीक है, अब राजा भोज इतने ज्यादा विद्वान थे कि इन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र में भी क्या लिखे, ग्रंथ लिखे। बताया जाता है कि 18 से लेकर 23 ग्रंथ के जो अकेले रचयिता है वो कौन है, राजा भोज है। ठीक है, तो उन ग्रंथों में कोई चिकित्सा से संबंधित था, तो कोई वास्तुशास्त्र से संबंधित था, तो कोई किससे संबंधित था, ठीक है, अलग अलग विषय संबंधित था। अब इसमें क्या भैया, एक राज मृगांक आती है, कौन सी रचना, राज मृगांक, राज मृगांक। ठीक है, राज मृगांक आ गई। तो राज मृगांक अगर पूछ ले कि राज मृगांक क्या है, तो राज मृगांक यहां पर राजा भोज की रचना है, जिसका संबंध किससे है, तो ये संबंध होगा आपका चिकित्सा से। तो ये किसके ऊपर लिखा गया ग्रंथ है आपका, चिकित्सा शास्त्र संबंधित है। तो राज मृगांक का संबंध चिकित्सा शास्त्र से है, और ये रचना राजा भोज की है। उसके बाद जो रचना आती है हमारी वो है युक्ति कल्प तरु, युक्ति कल्प तरु। ठीक है, तो युक्ति कल्प तरु किसकी रचना है, तो ये भी आपकी राजा भोज की, युक्ति कल्प तरु, युक्ति कल्प तरु। ये आपका किसका, आपका मतलब राजा भोज का।
सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, ठीक है। युक्ति कल्पतरु, युक्ति कल्पतरु इनका क्या है, श्रेष्ठ ग्रंथ है। किसका है, राजा भोज का है। और एक रचना और देख लीजिए, इसका नाम है सम्रागण सूत्र, ठीक है। सम्रागण सूत्र भी बोला जाता है इसे, सम्रागण सूत्र, सम्रांगण सूत्र बोल लीजिए आप, सम्रांगण सूत्र। इसका संबंध किससे है, तो ये वास्तु संबंध है, वास्तुकला से इसका संबंध रहा है, वास्तुकला से इसका संबंध रहा है। तो बस ये प्रमुख रचनाएं हो गई। देखिए साहित्य का विषय है, और साहित्य का विषय ऐसा है कि मध्य प्रदेश में इतने साहित्यकार हुए और कितनी साहित्यिक रचनाएं हैं कि बस मध्य प्रदेश को उन्होंने साहित्य में सराबोर कर दिया है, जिन लोगों ने यहाँ पर साहित्य रचनाएं की है। अब इसके अंतर्गत पहले हम देख लेते हैं किसके बारे में, राजा भोज। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में देखा था कि परमार वंश के राजा भोज धार की राजधानी बनाकर शासन करते थे। कवि प्रसिद्ध एवं विद्वान हुआ करते थे परमार वंश के। रचनाओं में ध्यान रखो, सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण क्या करता है, सरस्वती मंदिर का निर्माण, ठीक है। सरस्वती जो मंदिर है वो किसने बनवाया था धार में, वो आपके राजा भोज ने। तो सरस्वती कंठाभरण यहीं पे याद रखना। सरस्वती जो माता है वो क्या करती है, आपको आपके जीवन में विद्या, या सरस्वती क्या करती है, प्रकाश फैलाती है। तो सरस्वती का क्या है, प्रकाश, ठीक है। तो तत्व प्रकाश हो गया। उसके साथ में ही आपका चंपू चारू, ठीक है। क्या नाम है, चंपू चारू। ये जो प्रकाश आया सरस्वती का, ये किसके पास में आया, चंपू और चारू का। तो चंपू से चंपू रामायण, चारू से चरिया, ठीक है। चंपू चारू, ठीक है। चारू क्या कर रही है, श्रृंगार। तो ये कौन सा हो गया, श्रृंगार मंजी हो गया। तो सरस्वती कंठाभरण है, ठीक है। सरस्वती कंठाभरण से आपका प्रकाश, सरस्वती ने क्या दिया, तत्व प्रकाश। तो प्रकाश निकला किसके पास में गया, वह आपका चंपू और चारू के पास में गया। चारू ने फिर क्या कर लिया, श्रृंगार। तो श्रृंगार से बन गया श्रृंगार मंजी। आगे आता है राजमृगांक। तो राजमृगांक का संबंध किससे है, चिकित्सा शास्त्र से। युक्ति कल्पतरु का संबंध क्या है, श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है राजा भोज का। और सम्रांगण सूत्र का संबंध किससे है, वास्तु शास्त्र से है। किससे संबंध है, वास्तु शास्त्र से इसका संबंध है, ठीक है। पद्माकर के बारे में हमने देखा कि पद्माकर जी का जो जन्म है वो आपका संवत 1810 में बांदा यूपी में हुआ था। लेकिन इनका संबंध कहां पर है, सागर से है। और सागर में ही क्या होता है भैया, एक समारोह होता है जिसका नाम ही क्या पड़ा, पद्माकर समारोह है। रीतिकाल के अगर अंतिम सर्वश्रेष्ठ कवि पूछे जाए तो किसका नाम बताना है, कवि पद्माकर का। राजा भोज को भले उन्होंने मध्यकाल के अंतर्गत रखा है, ठीक है, लेकिन ये राजा भोज है। ये हमने जो अभी पढ़े हैं ना राजाओं, ठीक है, कौन कौन से, आचार्य केशवदास, भूषण जी देखा, और भूषण के बाद कवि पद्माकर। इन सबसे पहले, इन तीनों से पहले कौन आ गए थे, राजा भोज आ गए थे, ठीक है। अब ये जो आपके कवि पद्माकर हैं, इनकी जो भाषा है वो कौन सी है, ब्रज भाषा इनकी हुआ करती थी। अब इसमें पहले बताया कि गंगा और यमुना की जो लहर है वो क्या कर रही है, राग का रसायन। और ये राग रसायन क्या पूरे जगत में फैल रहा है, ठीक है। और इसका विरोध करते हैं कौन, प्रताप विरुद्धावली, जयसिंह विरुद्धावली और हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। ये सिंपल से याद हो गए इसे। अब उसके बाद फिर क्या, उसके बाद ये कि इनकी प्रमुख रचनाओं में एक प्रबोध चंद्रोदय भी है और आपका पद्माभरण भी है। पद्माभरण मतलब कवि पद्माकर, ठीक है। तो ये हमारा आज समाप्त हो चुका मध्यकाल मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्य का। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेस्ट देना ना भूलें। नेक्स्ट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आधुनिक साहित्य का मध्य प्रदेश के।